आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा को, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक सेवाएं भीगी। और मैं देखो ना माँ, गई थी कि दक्षिण से होकर आते हुए बकुल पंखियों को देखी और सारी वस्त्र भिगो आई। सूखे वस्त्र कहाँ रखे हैं माँ? माँ बोलती क्यों नहीं? सूखे वस्त्र अंदर तल पर है। तुमने पहले से निकाल के रखी है। तुम्हें पता था कि मैं भीग गया हूँ। मैं जानती थी कि तुम चिंतित हो। मुझे भीगने का तनिक भी खेद नहीं। मैं आप भीगती नहीं तो बचित रह जाती। चारों ओर धुआं मेघ घिराए। मैं जानती कि वर्षा हो, फिर भी मैं घाटी की पगडंडी पे नीचे नीचे उतरती चली गई। एक बार तो मेरा अंशु हवा ने उड़ा दी और बूंदें पड़ने लगी। माँ, मैं बस बदल कर आती हूँ, फिर तुम्हें सब बताऊँ। बहुत अद्भुत अनुभव था माँ, बहुत अद्भुत। नील कमल की भांति कोमल और आज वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्रमय, स्वप्न की तरह चित्रमय। मैं चाहती थी कि सब अपने अंदर भर लूं और आंखें बंद करूं। मेरा तो पूरा शरीर निचल रहा था। कितना पानी पिया है इन बरसों में। शीत के जीवन की बात निचलता का ये एहसास। ओ माँ, गीले वस्त्र कहाँ रख दूं माँ? यही रख दूं माँ? माँ, मैं वो क्षण कभी नहीं भूल सकती। मैं वो क्षण कभी नहीं भूल सकती। जैसे कि वो क्षण आज सच होते हुए भी मानसून मैं उसे छू सकती, देख सकती। तभी मुझे अनुभव हुआ कि वो क्या है जो कविता को, क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों किसी को पर्वत शिखर को सहलाती हुई मेघमाला में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते और मिटते चित्रों से इतना मोह हो जाता है। बादल मोरे पपीहा बोले मेरे गली आना। क्या हुआ माँ? तुम इस तरह चुप क्यों हो? देख रही हो कि मैं काम कर रही हूँ। काम तो तुम हर समय करती, पर हर समय चुप तो नहीं रहती। मुझसे बात करो। क्या बात करूँ? कुछ भी। डांटो कि तुम वर्षा में भीग कर क्यों आई, या कहो कि तुम थक गई हो, शेषधान मैं पटक, या बोलो कि तुम घर में अकेली थी इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। मुझे सब अच्छा लगता है, और मैं घर में अकेली कब होती? तुम्हारे यहाँ रहते क्या घर में मैं अकेली नहीं होती? मेरे यहाँ रहते हुए भी तुम अकेली रहती है। कभी तो मेरी भर्त्सना करती हो कि मैं तुम्हारे सब कार्य में बाधा डालती हूँ, और कभी कहती हो कि मेरे यहाँ रहते हुए भी तुम अकेली रहती हो। क्या हुआ? तुम इतनी गंभीर क्यों हो? दूध हटा दिया है, शर्करा मिला लो और पी लो। नहीं, पहले तुम बात करो। और जाकर थोड़ी देर तल पर विश्राम कर लो, मुझे अभी बहुत काम करना है। नहीं माँ, विश्राम नहीं करना। मैं क्या थकी हूँ जो विश्राम करूँ? मैं तो अब भी अपने पर बरसते हुए धूप का अनुभव कर सकती हूँ। मेरा रोम रोम अभी तक सीज रहा है माँ। क्या हुआ माँ? मुझे नहीं बताओगे तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी। जाओ। रो क्यों रही हो? तुम्हें मेरी सौगंध जो तुमने मुझे नहीं बताया। कुछ नहीं मलिका, कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। बैठे बैठे मन उदास होता है, बैठे बैठे यूं रोया नहीं जाता। माँ बताओ। ये कौन लोग हैं माँ? संभवतः राज्य के कर्मचारी। ये यहाँ क्या कर रहे हैं?
जाने क्या कर रही हूँ। कभी वर्षों में यह आकृतियाँ यहाँ दिखाई देती, और जब भी दिखाई देती है तो कोई ना कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध की सूचना आती है तो कभी महामारी। पिछली महामारी में तुम्हारे पिता के मृत्यु के वक्त भी मैंने ऐसी ही आकृतियाँ यहाँ देखी। तो ये लोग आज किस लिए आए? जाने किस लिए आए। माँ, तुमने बात नहीं बताई। अग्निमित्र आज लौट आया। लौट आया है? कहाँ से? जहाँ मैंने उसे भेजा था। तुमने मुझे उसे भेजा था, परंतु क्यों माँ? उसे कहीं भेजने की आवश्यकता क्या थी? तुम अच्छे से जानती हो कि मैं विवाह नहीं करना चाहती, उसके लिए व्यर्थ प्रयत्न क्यों करती? तुम्हें मेरा विलाप निरर्थक लगता है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी ही बात सच होने जा रही है। अग्निमित्र संदेश लाया है कि वे लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं है। कहते हैं कि क्या कहते हैं? क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन मल्लिका की अपनी संपत्ति, वो चाहे उसे नष्ट करे, उसकी आलोचना करने का अधिकार किसी को नहीं। तो मैं कब कहती हूँ कि मुझे अधिकार है? माँ, मैं तुम्हारे अधिकार की बात नहीं करती। तुम ना कहो, परंतु मैं कह रही हूँ, आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति है, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। हाँ, तो मुझे समझने का प्रयत्न करो। मैं जानती हूँ मल्लिका कि आज तुम पर तुम्हारा अपना अधिकार भी नहीं, किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जाता। मैं जानती हूँ माँ कि अपवाद होता है, मैं तुम्हारे दुख का कारण भी जानती हूँ, परंतु मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में भावना को वर्ण किया। मेरे लिए वो संबंध सब संबंधों से बड़ा। मुझे अपनी भावना से प्रेम जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। और मुझे ऐसी भावना से भी तृष्णा होती है, पवित्र, कोमल, अनश्वर। माँ, तुम मुझ पे विश्वास क्यों नहीं करती? तुम जिसे भावना कहती हो वो केवल छलना और आत्म प्रवंचना है। मैं पूछती हूँ कि भावना में भावना का वर्ण क्या होता है, उससे कैसे जीवन की आवश्यकताएं पूर्ण होती है? भावना में भावना का वर्ण। जीवन की स्थूल आवश्यकताएं ही तो सब कुछ नहीं है ना माँ, उसके अतिरिक्त भी तो कुछ होता है। होगा, मैं नहीं मानती। सच तो ये है माँ कि ग्राम के अन्य लोगों की तरह तुम भी उन्हें संदेह और तृष्णा की दृष्टि से देखती हो। ग्राम के अन्य लोग उसे उतना नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। मैं उससे घृणा करती हूँ। माँ, ग्राम के अन्य लोगों को उससे क्या प्रयोजन है, परंतु मुझे है। उससे मेरा घर नष्ट हो रहा है। माँ, तुम चल क्यों दी? माँ का जीवन भावना नहीं, कर्म है। उसे घर में बहुत कुछ करना होता है। और बस हम पहुंच ही गए। हम जिएंगे हरिण श्रावक, जिएंगे ना। एक बार से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण यदि प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे। हमारे अंगों पर घृत का लेप होगा। हम पुनः वनस्थली घूमने जाएंगे, दूर्वा खाएंगे। खाएंगे ना? ये आहत हरिण शावक, यहाँ ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया? कि दक्षिण की तरह यहाँ भी? आज ग्राम प्रदेश में कुछ नई आकृतियां देख रहा हूँ। राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। हम सोएंगे? हाँ, हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा थोड़ी कम हो जाएगी, परंतु उससे पहले हम थोड़ा दूध पिएंगे। मल्लिका, यदि दूध हो तो किसी भाजन में ले आना। हाँ, देखती माँ ने उठा के रखा है। जानते हैं, आज राज्य के 2-4 कर्मचारी घोड़े पर यहाँ से जाते हुए हमने देखे हैं। माँ कहती है कि ये लोग जब जब आते हैं तो कुछ न कुछ अनिष्ट होता है। वर्षा के इस रोमांच में ये सब बड़ा विचित्र लगता है। माँ बहुत रुष्ट है। हम धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं। हमारी पीड़ा धीरे धीरे कम होती जा रही है। जाने जाने इसके रूई जैसे कोमल शरीर पर उससे बाण मारते बना कैसे? ये कुलांच भरता हुआ मेरी गोद में आ गया। तो मैंने कहा, चल तुझे ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ तुझे माँ की सी आंखें और उसका सा ही स्नेह मिलेगा। सच, माँ बहुत रुष्ट है। उसे अनुमान हो गया है कि मैं वर्षा में तुम्हारे साथ, इसीलिए भीख कराई। माँ को अपवाद की बहुत चिंता होती है। लो, दूध मुझे दे दो और इसे अपनी बाहों में पकड़ो।
हम दूध पिएंगे। हम ऐसा हट नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। ऐसे ऐसे दूध पिलाकर इसके बांस को और कोमल कर देना चाहते हो? जहां तक मैं देख रहा हूं हम लोग परिचित नहीं। एक अपरिचित के घर में आने का साहस कैसे हुआ तुम्हें? कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आहत हरीश को उठा ले जाने में तुम्हें जरा भी संकोच नहीं हुआ? ये तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने, अन्यथा बादल से घिरे इस दिन में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता। देख रहा हूं कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। मैं तुम्हारी वेशभूषा कहकर ये बात नहीं बोल रहा। तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर जान पड़ता है कि चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करता? तुम्हें ऐसा लांछन लगाते हुए लज्जा नहीं आती? क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु ये हरीश शावक जिसे आप बाहों में लिए हैं मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए ये मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देंगे। इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता है राजपुरुष। तुम बाहर से आए, इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम तुम्हें इसके लिए अपराधी न माने। तो अब ये ग्रामीण तय करेंगे राजपुरुषों का अधिकार? हाँ, ग्रामीण युवक राजपुरुषों के न्याय और अपराध का शब्दार्थ भी जानते हो? शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है जानकर आश्चर्य हुआ। समझदार व्यक्ति जानते हैं, फिर भी इतना नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे देर हो रही है, ये हरिण शावक मुझे दे दो। ये हरिण शावक एक पार्वत्य भूमि की संपत्ति है और पार्वत्य भूमि के निवासी होने के नाते हम इसके सहजातीय हैं। तुम ये सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका, इसे अंदर ले जाओ और किसी तल्प या आस्तरण पर विश्राम करवाओ। इस घर के तल्प और आस्तरण हरीश शावकों के लिए नहीं है। माँ तुम देख रही हो ना? हाँ, देख रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ। घर के तल्प और आस्तरण मनुष्यों के सोने के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। लाओ मल्लिका, इसे मुझे दे दो। इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण भी पर्याप्त है। हम इसे अपने घर ले जाएंगे। और राजपुरुष संकुल तुम्हें चले जाते हुए देखता रहेगा? ये राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। राजपुरुष की रुचि और रुचि क्या होती है तो सबका इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक। संभवतः अरे राजपुरुष, हरिण शावक का हट छोड़ दीजिए। ये आपके लिए अधिकार का प्रश्न है, लेकिन उनके लिए संवेदना। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। कालिदास? तुम्हारा अर्थ है कि मैं जिनसे हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास हैं? हाँ, किंतु आप कैसे जानते हैं कि कालिदास कवि है? कैसे जानता हूँ? उज्जैनी की राज का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। उज्जैनी राज्य का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है। सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा, उसकी प्रशंसा की है, इसलिए आज उज्जैनी का राज ऋतु संहार के लेखक का सम्मान और उन्हें राज कवि का आसन देना चाहता है। आचार्य वरुचि इसी उद्देश्य से यहाँ आए। उज्जैनी की राज्य सभा उन्हें सम्मान देना चाहती है, राज्य कवि का आसन देना चाहती है। मुझे खेद है कि मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया। मुझे उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। उज्जैनी की राज्य सभा उन्हें सम्मान देना चाहती है, राज्य कवि का आसन देना चाहती है। माँ, तुमने सुना? राज्य उन्हें राज्य कवि का आसन देना चाहता है। गीले वस्त्र मैंने सूखने के लिए फैला दिए हैं, थोड़ा सा दूध शेष है, उसमें शक्कर मिला दी। तुमने सुना नहीं? राजपुरुष ने क्या कहा? दूध पी लो और आशा करती हूँ कि फिर से यहाँ किसी और का आतिथ्य लगे। आतिथ्य? माँ, आज मैं संपूर्ण संसार का आतिथ्य इस घर में करना चाहती हूँ। राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है माँ, राज्य कवि का आसन दे रहा है। रहने दो, मैं दूध से बहुत नहा चुकी। माँ, तुम कितनी निष्ठुर हो। तुमने सुना नहीं राजपुरुष ने क्या कहा? दूध पी लो और आशा करती हूँ कि फिर से वर्षा में भीगने का मोह नहीं हो तो मैं तुम्हारे लिए आस्तरण बिछा दूं। मैं जैसे निष्ठुर हूँ, मुझे रहने दो। नहीं माँ, मैंने कब कहा कि तुम निष्ठुर? नहीं, तुम निष्ठुर नहीं हो। तुमने नहीं कहा। अब दूध पी लो।
माँ, माँ तुम सोच नहीं सकती आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ। तुम सोच नहीं सकती आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ। राजू ने राज्य कवि का आसन दे रहा है, राजू ने सम्मान दे रहा है। मेरे पास कुछ भी सोचने की शक्ति नहीं। अब उठ जाने दो, मुझे बहुत काम करना है। नहीं माँ, बैठी रहो। राजू ने सम्मान दे रहा है, राज्य कवि का आसन दे रहा है उस व्यक्ति को जिसके उसके आसपास के लोगों ने कभी समझने का प्रयत्न ही नहीं किया, जिसके घर में और घर के बाहर केवल उसे लांछना और प्रताड़ना मिली। माँ, अब तो तुम विश्वास करती हो ना कि मेरी भावना निरर्थक नहीं है। मैंने तुमसे कहा ना कि मेरे सोचने समझने की शक्ति जड़ हो चुकी है। क्यों माँ, क्यों क्यों तुमको उनके विषय में इतना पूर्वाग्रह है? क्यों तुम उनके बारे में उदारतापूर्ण नहीं सोच सकती? मेरी वो अवस्था बीत चुकी है जब यथार्थ से आंखें मूंद कर जिया जाए। और तुम्हारा यथार्थ केवल उनमें दोष देखता है। हाँ, जहाँ दोष है वहाँ वो अवश्य दोष देखती है। और मैं जान सकती हूँ कि उनमें क्या दोष है? वो व्यक्ति आत्मसीमित है। संसार में उसे अपने सिवा और किसी से मोह नहीं। इसलिए कि वो मातुल की गौएं नापने के बदले बादलों में खोए रहते। मुझे मातुल से और उसके गौओं से कोई प्रयोजन नहीं है। मैं तो बस अपने घर को देखकर कहती हूँ। इधर आओ माँ, यहाँ बैठो। मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ। और मैं भी चाहती हूँ कि तुम आज समझ लो। तुम कहती हो कि तुम्हारा उसके साथ भावना का संबंध है। मैं पूछती हूँ कि वो भावना क्या है? मैं उसे कोई नाम नहीं देती, परंतु लोग नाम देते हैं। और यदि तुम्हारा वास्तव में उसके साथ भावना का संबंध है तो वो व्यक्ति तुमसे विवाह क्यों नहीं करना चाहता? तुम उनके प्रति सदा अनुदार रही हो माँ। तुम अच्छे से जानती हो कि उनका जीवन कितना प्रताड़ना भरा रहा है। इतने साधनहीन और अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना कोई कैसे कर सकता है? और अब जबकि उसका जीवन साधनहीन और अभावग्रस्त नहीं रहेगा, किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। ये तुम्हारी नहीं, विलोम की भाषा है। मैं ऐसे व्यक्ति को अच्छी तरह समझती हूँ। उसका तुम्हारे साथ बस इतना ही संबंध है कि तुम एक उपादान हो जिसके आश्रय से वो खुद से प्रेम कर सकता है और खुद पर गर्व कर सकता है। परंतु तुम क्या सजीव व्यक्ति नहीं हो? तुम्हारे प्रति उसका या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है। कल तुम्हारी माँ का शरीर नहीं रहेगा, घर में एक समय के लिए भोजन की व्यवस्था भी नहीं होगी, तो जो प्रश्न तुम्हारे सामने उपस्थित होगा उसका तुम क्या उत्तर दोगी? क्या तुम्हारी भावना उस प्रश्न का समाधान कर देगी? फिर कह दो कि ये मेरी नहीं विलोम की भाषा है। माँ, आज तक जीवन जैसे बीता है आगे भी बीत जाएगा। आज जब उनके जीवन ने एक नई दिशा ग्रहण की, मैं उनके सामने अपने स्वार्थ की घोषणा नहीं कर सकती। अंबिका, अंबिका, घर में हो कि नहीं? क्या बात है मातुल, इतना हड़बड़ाए हुए क्यों? हो घर में ही। मैं आज सारे ग्राम प्रदेश में घोषणा करने जा रहा हूँ कि इस कालिदास नामधारी जीव से मेरा कोई संबंध नहीं। क्या हुआ अरे मातुल? अरे इसे पाला पोसा, इतना बड़ा किया इसी दिन के लिए, यह इस तरह से कुछ ही करे। पर सुना है राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है और राज्य कवि का आसन दे रहा है। उज्जैनी से कोई आचार्य आए थे। यही तो कह रहा हूँ, उज्जैनी से कोई बहुत बड़े आचार्य आए हैं। परंतु आप तो कह रहे हैं कि मैं ठीक कर रहा हूँ। आचार्य कल ही उसे अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहते हैं। किंतु 2 रथबा 4 अश्वारोही है उनके साथ। मैं तुमसे नहीं कहता था अंबिका कि हमारे प्रपितामह के एक दौहित्र के पुत्र ने गुप्त राज की ओर से शत्रुओं से युद्ध किया था। हाँ, तुम अपने भागने की बात कर रहे हैं। अरे उसी की बात कर रहा हूँ। यूं समझो कि हमारे वंश का राज्य की ओर से सम्मान होने वाला है और ये वंशावंश कहते हैं मुझे सम्मान नहीं चाहिए, मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ। क्या वो राजकीय सम्मान स्वीकार नहीं करना चाहते? मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें क्रय विक्रय की क्या बात है। अरे सम्मान मिलता है, ग्रहण करो, नहीं तो इस कविता का मूल्य ही क्या है? मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि वो उज्जैनी अवश्य जाएगा। अवश्य जाएगा। वे लोग इसके अनुचर हैं जो अभी स्तुति करके इसे साथ ले जाएंगे। गीता का मूल्य है आर्य मातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। और मैं जानती हूँ कि ये सम्मान उनके हृदय में कहाँ छुप रहा है।
तुम लोक नीति की बात करती हो? अरे इस आदमी को साधारण लोक नीति का ज्ञान नहीं। वो आदमी कुछ देता है, चाहे धन हो या सम्मान हो, उसका मन बदल भी तो सकता है। यूं समझो कि सम्राट रुष्ट भी तो हो सकते हैं कि एक साधारण से कवि ने उनका सम्मान स्वीकार नहीं किया। मातुल, आप यहाँ हैं और आचार्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जब तक मैं लौट कर ना आऊं आचार्य के पास ही रहना? परंतु ये भी तो कहा था कि आचार्य विश्राम कर चुके, तो तुरंत आपको सूचना दे दूं। ये भी कहा था, लेकिन वो भी तो कहा था। ये कहा तुम्हारी समझ में आ गए, वो नहीं आया। किंतु मातुल। किंतु क्या? मातुल मूर्ख? तुम मातुल को मूर्ख समझते हो? नहीं मातुल, मैं मूर्ख नहीं तो निश्चय ही तुम मूर्ख हो। बताओ, आचार्य ने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि वो आपके साथ इस सारे ग्राम प्रदेश में घूमना चाहते हैं, जिस प्रदेश ने कालिदास की कविता को जन्म दिया है। कालिदास की पता नहीं इतने बड़े आचार्य को इसकी कविता में क्या विशेषता दिखाई देती। अरे इस व्यक्ति को साधारण लोक व्यवहार तक का ज्ञान नहीं, और तुम लोक नीति की बात करती हो अंबिका। आप एक हरिण शावक को गोद में लिए घर की ओर आ रहे। सौभाग्य से मैंने बाहर ही देख लिया। मैंने प्रार्थना की, कभी कुलगुरु यह समय इस रूप में घर जाने का नहीं है। उज्जैनी से बहुत बड़े आचार्य आए हैं। सुनते ही लौट पड़े, जैसे कि रास्ते में सांप देख लिया। मल्लिका, मातुल के लिए आसन ला दो। नहीं नहीं, मुझे आसन की आवश्यकता नहीं है। आचार्य वहां मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। मैंने कहा कभी कुलगुरु, मैंने कहा कभी बस। आचार्य आपको उज्जैनी साथ ले जाने के लिए आए हैं। राज्य की ओर से आपका सम्मान होगा। सुनकर रुक कर जलते अंगारों किसी दृष्टि से मुझे देख। मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं, ऐसे कहा जैसे कि राजकीय मुद्राएं इनके विरह में खुली जा रही और चल पड़े। अब मेरे लिए धर्म संकट खड़ा हो गया कि अनुनय करते हुए आपके पीछे पीछे चलूं या आए हुए अभ्यागतों को देखूं। अब इस निश्चय से कह कर आया था कि मैं जब तक लौटूं नहीं आचार्य के पास ही रहना, और यह धुरीहीन चक्र की तरह मेरे पीछे पीछे यहाँ चला आया। किंतु मातुल, आप ही तो कहे थे कि समाचार देने के लिए। और मैं समाचार देने के लिए तुम्हारा धन्यवाद कहता हूँ। बहुत अच्छा किया, आचार्य लोग वहां बैठे हैं और आप समाचार देने यहाँ चले आए। अब इतना कीजिए, वे कवि कुल शिरोमणि जहां कहीं हो उन्हें ढूंढ कर ले आइए। मेरा कर्तव्य कहता है जैसे भी हो उसे आचार्य के सामने प्रस्तुत करूं, और मन कहता है उसे जहां कहीं देखूं वहीं से चोटी पकड़ते हुए खींचते हुए। मातुल का तीसरा नेत्र हर समय खुला रहता है। आप जानते हैं कि कालिदास कहाँ है? कालिदास इस समय जगदम्बा के मंदिर में है। तो आपने अरे मातुल को क्यों नहीं बताया? मैं नहीं चाहता कि मातुल इस समय वहां जाए। क्यों? क्या आप भी नहीं चाहते कालिदास? मैं चाहता हूं कि कालिदास उज्जैनी अवश्य जाए, इसलिए मैंने मातुल का इस समय उनके पास जाना उचित नहीं समझा। मातुल को अपने मुंह के शब्द सुनने में ऐसा रस प्राप्त होता है कि बोलते ही चले जाते, परिस्थितियों को समझना ही नहीं चाहते। और कालिदास हट कर रहे हैं कि उज्जैनी से अतिथि जब तक लौट नहीं जाते वो जगदम्बा के मंदिर में रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। कैसी विच्छनता! विच्छनता? विच्छनता ही तो है। इसमें विच्छनता क्या है अंबिका? राज्य कवि का सम्मान करना चाहता है, और कवि सम्मान के प्रति जगदम्बा मंदिर में साधना निरत है। राज के प्रतिनिधि कवि की अभ्यर्थना करते हैं। कवि धीरे धीरे आंखें खोलता है। इतना बड़ा नाटक करना विच्छनता नहीं है। कालिदास नाटक नहीं कर रहे अंबिका। मुझे विश्वास है कि उन्हें राजकीय सम्मान का मोह नहीं है। वो सचमुच इस पर्वत भूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहते। मातुल का या किसी का भी आग्रह उनके हट को नहीं छुड़ा सकता। केवल एक व्यक्ति है जिसके अनुरोध से संभव है वो अपना हट छोड़ दे, और हमारे घर में उसके हट छोड़ने या ना छोड़ने से किसी को भी कोई प्रयोजन नहीं है। कालिदास अपनी भावुकता में भूल रहे हैं कि वो इस अवसर का तिरस्कार करके बहुत कुछ खो बैठेंगे। योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है और शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। कालिदास को राजधानी अवश्य जाना चाहिए। तो इसमें बाधा क्या है? मैंने अनुभव किया है कि उनके हट के मूल में कहीं गहरी कटुता की रेखा है। मैं जानती हूँ रेखा कहाँ है। उनका अभी अभी एक सामना राज्य पुरुष से हुआ है। उस कटुता को केवल तुम ही दूर कर सकती हो मल्लिका। अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करती।
कालिदास यहाँ से नहीं जाते हैं तो राज्य को कोई हानि नहीं होगा। राजकवि का आसन रिक्त नहीं रहेगा, परंतु कालिदास जो आज हैं जीवन भर वही रहेंगे, एक स्थानीय कवि। जो लोग आज ऋतु संहार की प्रशंसा कर रहे हैं वो लोग उन्हें कुछ दिनों में भूल जाएंगे। नहीं, उन्हें राज्य सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये सम्मान उनके व्यक्तित्व का है और वो अपने व्यक्तित्व को उसके अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। अरे निश्चय, मैं आपके साथ जगदम्बा के मंदिर जाऊंगा। मल्लिका, माँ, मुझे किसी बाहर के व्यक्ति के सामने कहना पड़ेगा कि मैं इस समय तुम्हारे वहां जाने के पक्ष में नहीं हूँ। निक्षेप बाहर का व्यक्ति नहीं है अंबिका। माँ, ये क्षण मुझे वहां होना चाहिए। अरे निश्चय, चलिए। क्षमा चाहता हूं अंबिका। भावना, ओह, गिरे हुए मेघों ने आज समय अंधकार कर दिया। अंधकार या तुम्हें समय का ही ज्ञान नहीं। आश्चर्य है कि तुमने दीपक नहीं जलाया। लोग, तुम इस समय यहाँ क्यों आए? दीपक जला दो। विलोम का आना ऐसे आश्चर्य का विषय नहीं। चले जाओ। तुम जानते हो कि तुम्हारा आना यहाँ मल्लिका को सह नहीं। मैं जानता हूँ मम्मी, मल्लिका बहुत भोली है। लोग और जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानती। नहीं चाहती है कि मैं इस घर में आऊं, क्योंकि कालिदास नहीं चाहता। और कालिदास क्यों नहीं चाहता? क्योंकि उसे मेरी आंखों में अपने हृदय का सत्य झांकता दिखाई देता है। उसे उलझन होती है। तुम तो जानती हो अंबिका कि मेरा एकमात्र दोष ये है कि मैं जो अनुभव करता हूं स्पष्ट कह देता हूं। मैं इस समय तुम्हारे दोष और अदोष का विवेचन नहीं करना चाहती बिलू। देख रहा हूं कि समय तुम बहुत दुखी हो और तुम दुखी कम नहीं रही अंबिका। तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास रहा है। पहले से कहीं ज्यादा दुखी हो गई। सुना है कालिदास उज्जैनी जा रहा है। मैं नहीं जानती। कालिदास उज्जैनी जा रहा है। उसे राजकवि का आसन प्राप्त है। मैं समझता हूं कि उसके जाने से पहले मल्लिका और कालिदास का विवाह हो जाना चाहिए। इस संबंध में तुमने कुछ सोचा तो होगा अंबिका? मैं इस संबंध में कुछ नहीं सोचना चाहती। तुम मल्लिका की मां इस संबंध में सोचना नहीं चाहती? आश्चर्य। चले जाओ बिलू। मैं तुमसे बार बार कह रही हूँ कि यहाँ से चले जाओ। कालिदास उज्जैनी चला जाएगा और मल्लिका, जिसका नाम उसके कारण पूरे ग्राम प्रांतर में अपवाद का विषय बना रहा, यहाँ पीछे पड़ी रहेगी। क्यों अंबिका, क्यों? क्या इतने दिनों की पीड़ा तुमने इसी दिन के लिए सही थी? दूर से देखने वाला भी यह जान सकता है कि वर्षों में तुम्हारे साथ क्या क्या बीता है। समय ने तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा की इकाई को तोड़ कर रख दिया है। तुमने तिल तिल कर अपने को गलाया है कि हम किसी अभाव का अनुभव ना हो। और आज जबकि उसके जीवन भर का प्रश्न सामने है तो तुम कुछ भी सोचना नहीं चाहती। तुम ये सब कहकर मेरा दुख कम नहीं कर रहे हो बिलू। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे अकेला छोड़ दो। मैं इस समय अपना तुम्हारे पास होना बहुत आवश्यक समझता हूं। और ये सब बातें मैं तुम्हें नहीं, उसे सुनाने आया। आशा कर रहा हूं कि वो मल्लिका के साथ अभी यहीं आएगा। मैं यहीं पर उसकी प्रतीक्षा करना चाहता हूं। अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी विलोम। जानता हूं तुम कहां, किस समय और क्यों मेरे साक्षात्कार के लिए उत्सुक होते हो। कहो, आज किन नए छंदों का अभ्यास कर रहे हो? छंदों का अभ्यास करना मेरी वृत्ति नहीं है। जानता हूं तुम्हारी वृत्ति दूसरी है। संभवतः उसी वृत्ति ने तुम्हारे छंदों का अभ्यास सर्वथा छुड़ा दिया। आज निसंदेह तुम छंदों के अभ्यास पर गर्व कर सकते हो। सुना है राजधानी से निमंत्रण आया है। सुना मैंने भी। क्यों?
तुम्हें दुख हुआ? दुख? हाँ, बहुत दुख हुआ। एक मित्र के बिछोड़ने का दुख किसे नहीं होता है? कल ब्रह्म मुहूर्त में ही चले जाओगे? मैं नहीं जानता। मैं जानता हूँ। आचार्य कल ब्रह्म मुहूर्त में ही चले जाना चाहते हैं। राजधानी के वैभव में जाकर ग्राम प्रांतन को भूल तो नहीं जाओगे? सुना है वहां कई तरह के आकर्षण हैं, कई तरह के रंगशालाएं, मदिरालय और तरह तरह की विलास भूमियां। अरे विलोम, ये स्थान इन सब बातों का नहीं, और मैं आपको यहाँ देखने की आशा नहीं कर रही। मैं जानता हूँ तुम मुझे यहाँ देखकर प्रसन्न नहीं, किंतु मैं तुमसे नहीं अंबिका से मिलने आया था, और ये कोई ऐसी अप्रत्याशित बात नहीं है। विलोम का कुछ भी करना अप्रत्याशित नहीं होता। हाँ, कहीं कुछ न करना अप्रत्याशित हो सकता है। ये वास्तव में प्रसन्नता का विषय है कालिदास। निसंदेह मेरे स्वभाव में ऐसा कुछ नहीं है जो तुमसे छिपा। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। हम दोनों एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। निश्चय, दो विपरीत एक दूसरे से बहुत निकट पड़ते हैं। अच्छा है कि तुम इस सत्य को स्वीकार तो करते हो। मैं उस निकटता के अधिकार से तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। संभव है कि फिर तुमसे बात करने का अवसर ही प्राप्त ना हो। ये दिन का व्यवधान तुम्हें मुझसे बहुत दूर कर देगा ना। वर्षों का व्यवधान भी विपरीत को विपरीत से दूर नहीं कर सकता। कहो, मैं तुम्हारा प्रश्न सुनने के लिए उत्सुक हूं। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अभी तक वही कालिदास हो ना? मैं तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझा। मेरा अभिप्राय यह है कि तुम अभी तक वही व्यक्ति हो ना जो कल तक थे। अरे विलोम, मैं इस तरह की अनर्गलता क्षम्य नहीं समझती। अनर्गलता क्या? क्यों कालिदास, क्या मेरा प्रश्न सार्थक नहीं है? कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। मैं कब कहता हूँ कि उत्तर देने के लिए बाध्य है, किंतु कालिदास का अंतःकरण ही उसे उत्तर देने के लिए बाध्य है। कालिदास, मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए बात हूँ। तुम दूसरों के घर में ही नहीं, उसके जीवन में भी अनाधिकार प्रवेश कर जाते हो। अनाधिकार प्रवेश? मैं? क्यों बिका? तुम्हें कालिदास की ये बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है कि मैं विलोम दूसरों के घर में अनाधिकार प्रवेश कर जाता हूँ? मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानती और ना ही जानना चाहती हूँ। ठहरो अंबिका, आज तक ग्राम प्रांतन में कालिदास और मल्लिका के संबंध को लेकर बहुत कुछ कहा जाता रहा है। इसे दृष्टि में रखते हुए क्या ये उचित नहीं है कि कालिदास के स्वयं बता दे उसे उज्जैनी अकेले जाना है या? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, अपना भला बुरा अच्छे से समझती हूँ। आप ये अनुभव नहीं कर पा रहे कि आप यहाँ अनचाहे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। ये अनुभव करने की मैंने आवश्यकता ही नहीं समझी। तुम मुझसे घृणा करती हो, मैं जानता हूँ, किंतु मैं तुमसे घृणा नहीं करता, और मेरे यहाँ होने के लिए इतना ही कारण पर्याप्त। और एक बात मैं कालिदास से भी करना चाहता हूँ। तुम कालिदास से बहुत निकट हो, किंतु मैं कालिदास को तुमसे अधिक जानता हूँ। तुम्हारी यात्रा शुभ हो कालिदास। विलोम तुम्हारा ही शुभ चिंतक है। मुझसे बढ़कर और कौन जानता है विलोम? अनचाहा अतिथि फिर कभी आ पहुंचे। तब तक के लिए क्षमा चाहता हूँ। फिर उदास हो गए। देखो, तुम मुझे वचन दे चुके। एक बार फिर सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान या राजाश्रय प्राप्त करने का नहीं, उससे कहीं बड़ा प्रश्न मेरे सामने है।
और वो प्रश्न मैं हो ना। आओ, यहाँ देखो, तुम मुझे जानते हो ना। तुम सोचते हो कि तुम ये अवसर ठुकरा दोगे तो मुझे सुख होगा। मैं जानती हूँ तुम्हारे चले जाने से मेरे भीतर एक रिक्तता छा जाएगी, बाहर भी समझना सब सुना लगे, परंतु मैं खुद से छल नहीं कर सकती। मैं हृदय से चाहती हूँ कि तुम जाओ, और मैं चाहता हूँ कि इस समय तुम अपनी आंखें देख सकते हो। मेरी आंखें गीली इसलिए है क्योंकि तुम मुझे समझ नहीं रही। यह ग्राम प्रांत में रहकर तुम्हारी प्रतिभा को विकसित होने का अवसर नहीं मिलेगा। यहाँ लोग तुम्हें समझते नहीं। ये लोग तुम्हें सामान्य की कसौटी में बरतना चाहते हैं। विश्वास करते हो ना कि मैं तुम्हें जानती हूँ कि कोई भी रेखा अगर तुम्हें घेरे तो तुम घिर जाओ, और मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती हूँ कि तुम जाओ। तुम समझ नहीं रही हो मल्लिका, प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। मैं अनुभव करता हूँ कि ये भूमि ही मेरी वास्तविक भूमि है। मैं इन्हें अलग अलग सूत्रों में बंधा हूं, उन्हीं सूत्रों में तुम, ये आकाश और मेघ, यहाँ की हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपाल। मैं यहाँ से जाकर अपनी भूमि से कट जाऊंगा। ये क्यों नहीं सोचते कि नई भूमि अधिक उर्वरक और संपन्न हो? उस भूमि से तुम जितना ग्रहण कर सकते थे कर चुके हो। तुम्हारी प्रतिभा को अब नई भूमि की आवश्यकता है, जो तुम्हारे व्यक्तित्व को पूर्ण बनाएगी। नई भूमि सुखा भी तो सकती है। ऐसी कोई भूमि नहीं जिसके अंदर कोमलता ना हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी प्रतिभा उस कोमलता को पाल ली, और उस जीवन की भी कुछ अपेक्षाएं होंगी। और क्यों आवश्यक है कि तुम उन अपेक्षाओं का पालन करो? तुम अपनी नई अपेक्षाओं की सृष्टि भी तो कर सकती हो। कई कई आशंकाएं होती हैं, मेरे हृदय में उत्साह का अनुभव नहीं हो रहा है। नहीं होगी। क्या तुम्हें अब भी उत्साह का अनुभव नहीं होता? आओ, बैठ। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से अलग नहीं हो? तुम यहाँ के पर्वत, यहाँ के मेघ, यहाँ के वायु और हरिण, ये सब अपने साथ लेके जाओगे, और मैं भी तो तुमसे दूर नहीं होंगी। जब जब तुम्हारे निकट जाने की इच्छा हो, पर्वत शिखर पर जाकर खुद को मेघों के बीच घेर लूं। लगता है वर्षा होने वाली है। अंधेरा समय हो गया। आचार्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तुम मुझे जाने के लिए कह रही हो? हाँ, देखना तुम्हारे पीछे बहुत प्रसन्न रहो। संध्या काल में जाके सूर्यास्त देखो। है तुमसे नहीं, जा रहे तो केवल प्रार्थना करो। तुम्हारा मन प्रशस्त, जाओ। अंदर चढ़ के विश्राम कर लो, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। चलो। मैं ठीक हूँ माँ। देखो, चारों ओर मेघ घिराए, कल ये मेघ उज्जैनी की ओर मुड़ जाए।
रो नहीं